Hello and good morning to all my dear students, and I welcome you again to another session of biology. और आज का क्लास इम्पोर्टेंस है हमारे लिए और हमारे चैप्टर इकोसिस्टम, जिसमें एनर्जी फ्लो, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह, हमारा जो पर्यावरण है, इस चैप्टर का हमारा दो टॉपिक बचा हुआ है, वो आज के क्लास में ओवर हो जाएगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करें। मैंने बहुत ही क्लियरली इस वीडियो को मैंने बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। तो ऊर्जा देखते हैं आज की क्लास में, फ्लो, ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा की, सबसे पहले ऊर्जा की बात की जाए तो थोड़ा एनर्जी के बारे में 1 मिनट जान लेते हैं, फिर उसके बाद बढ़ेंगे आगे। तो किसी भी इकोसिस्टम में, कोई भी इकोसिस्टम है, और इकोसिस्टम में जो बायोटिक कंपोनेंट, मालूम है कि इकोसिस्टम बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट से बना हुआ है। तो किसी भी इकोसिस्टम के जो बायोटिक कंपोनेंट्स की जो जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और इकोसिस्टम में यह ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है ये सोलर एनर्जी है ना। तो किसी भी परितंत्र में या इकोसिस्टम में यह जो एनर्जी होता है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, और सूर्य की इस प्रकाश ऊर्जा को गतिज सौर या जो रेडिएशन होता है, वो रेडिएशन को ही क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और सूर्य की इस ऊर्जा को पौधे मतलब ये जो प्रोड्यूसर है, ये प्लांट, ठीक है, पौधे या प्रोड्यूसर के द्वारा ग्रहण करके भोज्य पदार्थों को इसमें रासायनिक पदार्थों के रूप में बदल देते हैं। मतलब ये जो सोलर एनर्जी है, वो सोलर एनर्जी यहाँ पर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, जो इनके शरीर में स्टोरेज कर लिया जाता है। किनके शरीर में स्टोरेज कर लिया जाता है? इस प्लांट के या प्रोड्यूसर के शरीर में स्टोरेज कर लिया जाता है। और इन्हीं प्रोड्यूसर को खाकर ये जो कंज्यूमर्स होते हैं, चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हो, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो, और टर्शियरी जो कंज्यूमर्स होता है, फिर बाद में इसके बाद ये जो डिकम्पोजर, जो अपघटक भोजन के रूप में क्या हो जाते हैं, स्टोरेज एनर्जी को स्टोरेज कर लेते हैं। और इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि सूर्य से निकली हुई ऊर्जा, ठीक है, सूर्य से निकली हुई ऊर्जा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर भोजन के सूर्य से निकली हुई, सूर्य से निकली हुई जो एनर्जी है वो प्रोड्यूसर, सूर्य से निकली हुई जो ऊर्जा है वो प्रोड्यूसर, और इसके बाद ये कंज्यूमर, और फिर इसके बाद ये डिकम्पोजर में स्थानांतरित होती है। और इसी स्थानांतरण को ऊर्जा के क्या बोलते हैं? प्रवाह कहते हैं। याद रखना, इसी ऊर्जा को ही बोलते हैं, इसी स्थानांतरण को ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं। यदि इसी परिभाषा देखा जाए तो किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा स्रोत से मतलब यहाँ पे ऊर्जा स्रोत कौन है?
ये जो सोलर एनर्जी है सूर्य है। तो ऊर्जा स्रोत से ग्रहण की गई ऊर्जा को उत्पादकों से विभिन्न उपभोक्ताओं और अपघटकों की ओर क्रमशः स्थानांतरित होने की क्रिया को ही ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। ठीक है, क्लियर ना। और ये एक डीसी होता है। ठीक है, एक डीसी होता है। आप देख सकते हैं कि ये प्रोड्यूसर से एनर्जी कंज्यूमर्स में आ रहा है। ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी में ये एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में ये बढ़ते जाता है। इसीलिए इसको यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होता है इसमें। ठीक है, क्लियर। देखिए, यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी का जो फ्लो होता है, ठीक है, एनर्जी का ये जो एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है वो देखा जाए तो 2 स्टेप्स में ये होता है। पहला ये बोल सकते हैं कि ऊर्जा का संग्रहण कैसे होता है। ठीक है, ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी कैसे होता है। तो शुरुआत हम यहाँ से कर सकते हैं, सोलर एनर्जी से। फिर जो दूसरा स्टेप जो शुरू होता है वो है फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, पहले ऊर्जा का संग्रहण होगा, टैपिंग होगा, उस टैपिंग होने के बाद ही उस ऊर्जा का, ठीक है, तो ये यहाँ से पहला हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से इसका दूसरा ये शुरू होता है। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो 2 चरणों में पूरा होता है। ठीक है, पहला वाला जो चरण है वो मैं यहीं पे बता देता हूँ। फिर सेकंड वाला जो स्टेप है वो दूसरा जो हमारा जो डायग्राम है वहाँ पे आपको एक्सप्लेन डील में करूंगा, आपसे मैं डील करूंगा। तो ऊर्जा का संग्रहण, तो सूर्य की ये जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा को हरे पौधों द्वारा रासायनिक ऊर्जा या भोज्य पदार्थों में बदलकर एकत्रित करना पारितंत्र में या इकोसिस्टम में सौर ऊर्जा का संग्रहण कहलाता है। ठीक है, देख लीजिए, ये प्लांट है ना, और प्लांट ही तो है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है ना। तो सूर्य के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा का केवल 1 या 2% भाग ही हरे पौधे संग्रहित करते हैं, और शेष जो ऊर्जा होता है वो क्या हो जाता है, गर्म करने में ही खर्च हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है कि ये प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, है ना। अब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा ये भोजन बनाते हैं। और आपको मालूम है कि एक मिनट, आप देख सकते हैं कि ये प्लांट कैसे भोजन बनाते हैं, है ना। तो ये वायुमंडल से ये ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और मिट्टी में ही पनपते हैं पौधे, तो मिट्टी से जल और पोषक तत्व ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, और जब दोनों की प्रक्रिया से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया से क्या होता है, ये एनर्जी प्रोडक्ट करते हैं, और ये जो ऑक्सीजन जो गैस होते हैं वो यहाँ पे रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एनर्जी का संग्रहण हो गया। ठीक है, कि हरे पौधे सूर्य की 1 या 2% ऊर्जा अवशोषित करते हैं, मैंने बोला, और इस ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो केमिकल बॉन्ड के द्वारा ये भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं, स्टोरेज कर लेते हैं, है ना। और यही जो एनर्जी है वो प्रवाह के रूप में कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स तक ये क्या होगा, स्थानांतरण होगा। ठीक है, तो ये है पहला स्टेप। और सेकंड स्टेप में आपको अगला जो डायग्राम है वहां मैं आपको लेके चलता हूँ। तो
तो मैंने बताया कि एनर्जी जो फ्लो होता है वो दो स्टेप में होता है। पहला जो होता है वो ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी है ना, ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी में हुआ। और सेकंड वाला होता है वो होता है एनर्जी फ्लो। तो पहला वाले को मैंने बता दिया, लेकिन अब सेकंड वाले को बताने से पहले मैं यहाँ पर एक लॉ के बारे में आपको लॉ के बारे में थोड़ा सा डील कर देता हूँ कि यहाँ पर एक लॉ है जिसे 10% लॉ कहा जाता है। और इस 10% लॉ को 1942 में रेमंड लिंडमैन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। यहाँ पर इसमें ये इसलिए दिया था कि 10% लॉ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊर्जा, ये जो एनर्जी का जो स्थानांतरण होता है वो सिर्फ 10% ही होता है, और 10% होता है, और 90% जो एनर्जी होता है ये यहाँ पर क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए और यही जो 10% होता है हर दूसरे कंज्यूमर C1 C2 ये स्टेप बढ़ता जाएगा, मतलब ट्रॉपिक लेवल है ना। तो इसलिए यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक पोजीशन मतलब वन ट्रॉपिक लेवल से अनदर ट्रॉपिक लेवल में केवल ये जो 10% जो एनर्जी होता है वो स्थानांतरण होता है, जबकि 90% जो एनर्जी होता है वो जैविक क्रियाओं में यूज होता है। मैंने बताया खर्च होता है मतलब यूज होता है। तो जैविक क्रिया आपका कई जैविक क्रिया होते हैं। श्वसन भी एक प्रक्रिया है, तो रेस्पिरेशन के माध्यम से और बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ के माध्यम से एक हीट या ऊष्मा के रूप में क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। तो इसे ही ऊर्जा के प्रवाह का क्या बोलते हैं, 10% लॉ कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। यहाँ एक और डायग्राम आपके सामने है, आप देख सकते हैं। देखिए एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है। ये सोलर एनर्जी, प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है प्लांट, मतलब ये जो फोटो जो एनर्जी होता है, प्रकाश एनर्जी, ये सोलर एनर्जी भी बोल सकते हैं, वो यहाँ प्लांट पे आया। इस प्लांट ने इसको स्टोरेज कर लिया, किस फॉर्म में, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोरेज कर लिया। ठीक है, और स्टोरेज किया मतलब यहाँ से यहाँ इनके पास आया, और इस प्राइमरी कंज्यूमर से प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में गया, और कंज्यूमर से सेकेंडरी में गया, और सेकेंडरी से आपका टर्शरी में गया। ठीक है, और बहुत सारे जो एनर्जी है आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी में चले जाएगा। हो सकता है कि प्राइमरी कंज्यूमर भी तो मर सकता है ना। और यहाँ पर इस ऊष्मा के रूप में भी ये पूरा हास हो जाता है ना। तो इस तरह से क्या होता है, इसमें एनर्जी का जो फ्लो होता है वो सिर्फ 10% ही होता है। जैसे कि पहला में 100% एनर्जी है, ठीक है, स्टोरेज किया, तो इस 100 में 10% ही यूज होता है, 90% लॉस हो गया। ठीक है, फिर इस 10% का, ठीक है, इस 10% का फिर 10%, तो 10% का 10% कितना होता है, 1 होता है। और फिर इस 1% का 10% 0.1, और फिर इस 0.1 का 10% 0.001%, है ना। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, एनर्जी या ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वन ट्रॉपिक लेवल से अनदर ट्रॉपिक लेवल में, ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो सिर्फ 10% होता है। इसीलिए इसको 10% लॉ कहा जाता है। और इसमें जो 90% जो होता है वो क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। ठीक, क्लियर। इसको मैं समझाने के लिए एक और डायग्राम है जिसे जूल के रूप में आपको यहाँ पर और समझ सकते हैं कि मालूम है कि ऊर्जा
ऊर्जा का एनर्जी का जो मात्रक होता है वो कैलोरी भी होता है और जूल भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको जूल के फॉर्म में बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्लांट है, ये प्लांट जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्लांट जो प्रोड्यूसर है, इनमें 10% जूल एनर्जी यहाँ पर है, भोजन के रूप में है, ये प्रोड्यूसर है। ठीक है, और यहाँ से 10% जूल का ऊर्जा का स्थानांतरण ये शाकाहारी जो जीव है, हिरन ने उसको लिया, लेकिन कितना ही लिया, उन्होंने सिर्फ 1% लिया। 1% मतलब स्टेइंग का 10% 1, और बाकी जो 9% है वो 90% है, वो क्या हो गया, खर्च हो गया। ठीक है, फिर इसमें शाकाहारी को खाने वाले कौन होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं, तो इनका 10% स्थानांतरण हो रहा है एनर्जी का। ठीक है, मांसाहारी में हो रहा है ना, तो 10% ही हो रहा है। ठीक है, बाकी जो परसेंट है वो क्या हो जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऊर्जा का डिस्ट्रॉय हो रहा है, यहाँ पर भी ऊर्जा का डिस्ट्रॉय हो रहा है, बाकी 90% और 10% क्या क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ये जो यहाँ से सोलर एनर्जी से पहले इन्होंने 100% जूल एनर्जी प्राप्त किया, इसके बाद 10 हुआ, धीरे 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 इनमें एनर्जी का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो यही है, यही जो मैंने आपको ये जो बता रहा हूँ, यही है सेकंड। ये जो सेकंड जो स्टेप है, इस सेकंड स्टेप को ही बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये जो सेकंड जो स्टेप है, यही है फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्योंकि इस चरण में, ये वाला जो चरण है, इस चरण में हरे पौधा, ये जो हरा पौधा है, हरे पौधों या प्रोड्यूसर के द्वारा स्टोरेज ऊर्जा का इस इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, इस इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो पौधों द्वारा भोज्य पदार्थों के रूप में स्टोरेज एनर्जी का लगभग 90% भाग स्वयं की जैविक क्रियाओं और उसके शरीर के बाहर उष्मा के रूप में निकल जाता है, और शेष 10% भाग स्टोरेज भोज्य पदार्थों के रूप में प्राइमरी कंज्यूमर द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। और इसी प्रकार प्राइमरी कंज्यूमर भी, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर भी प्राप्त ऊर्जा का 90% भाग खर्च कर देते हैं और 10% भाग अगली इकोसिस्टम श्रेणी को स्थानांतरित कर देते हैं, और इकोसिस्टम में यही प्रक्रिया चलता रहता है। और अंत में जो डिकम्पोजर, जो डेड ऑर्गेनिज्म के शरीर में बची हुई जो ऊर्जा का जो कुछ भाग होता है, वो बाहरी वातावरण में क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, और कुछ का स्वयं के द्वारा यूज कर लिया जाता है। और यदि इसके बाद भी जैव अवशेष अपघटन से बचे रह जाते हैं, तो उनके अंदर की स्टोरेज जहाँ चला जाता है, वो फॉसिल जीवाश्म बन जाता है, कोयला पेट्रोल के रूप में वो स्टोरेज हो जाता है। और इसी का जो जीवाश्म कोयला पेट्रोल है, जिसको हम अभी वर्तमान में क्या करते हैं, एक ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार बोल सकते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम की जो एनर्जी होती है, वो जनरली वो रूपांतरित हो रही है। याद रखना, आपने एनर्जी का 1 मिनट आपको मैं याद दिला देता हूँ कि यहाँ पर आप समझ सकते, बहुत कॉमन है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर जरूर हो रहा है। ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफर जरूर हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हमने जो एनर्जी जो ग्रहण किया, जो हमको एनर्जी प्राप्त हुआ था, वही एनर्जी है हमारे पास, स्थानांतरण होने के बाद भी वही एनर्जी है, लेकिन एनर्जी का जो फॉर्म है, जो रूप है, उस रूप में परिवर्तन हुआ है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि यहाँ पर एक ऊर्जा के लिए एक
क्या बोलते हैं, नियम आता है जिसे द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे कि ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है, आपने क्या कहता है कि ऊर्जा न तो निर्माण होता है, अर्थात न तो उत्पन्न होता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और यही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने ऊर्जा उत्पन्न हुआ, मान लीजिए उत्पन्न हुआ, निर्माण हुआ, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये ऊर्जा तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया ना। यहाँ पर भोजन के रूप में एनर्जी हुआ, लेकिन लास्ट में जाके वो क्या हो गया, जीवाश्म बन गया, ईंधन पेट्रोल बन गया, और इसी पेट्रोल का क्या कर रहे हैं, यूज ही कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी ही तो है वो, और एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ऊर्जा का ये क्या है, यहाँ पर फर्स्ट लॉ है ये। और यहाँ पर ये जो ऊर्जा का देखिए, यहाँ पर ऊर्जा का जो क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है, ह्रास हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको क्या मान सकते हैं, ये ऊर्जा ऊष्मा जो सेकंड लॉ है ये, ठीक है, ये वाला क्या है, सेकंड लॉ है। और सेकंड लॉ में चलिए इसमें बोल सकते हैं कि इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, वो कुछ ऊर्जा क्या हो रहा है, क्षय होता है, और यही जो क्षय होने वाले जो ऊर्जा होते हैं पुनः क्या हो जाता है, जो इकोसिस्टम के लिए उपलब्ध नहीं होता है, याद रखना। तो ये सेकंड लॉ है ये। देखिए, ऊष्मागतिकी के प्रथम और जो द्वितीय नियम में ऊर्जा का प्रक्रिया और जो प्रवाह जो कंटिन्यू जो करता है, इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशाहीन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऊर्जा का एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। तो ये क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी यूनि डायरेक्शनल। तो इसमें फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। मैंने बोला कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है हमेशा एक दिशी होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट जो फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मल्टीपल चॉइस एग्जाम बेस वाले में वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर जो देख सकते हैं कि ये एक प्रकार की फूड चेन है ना। ये मान लीजिए ये घास है, घास फूड ग्रास का आप फूड चेन बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, ये प्रोड्यूसर, ये कंज्यूमर है, C1 C2 जो भी हो, ठीक है। तो ये एक फूड चेन है, ठीक है। और आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि किसी भी इकोसिस्टम में, ये इकोसिस्टम है घास का, ठीक है। तो घास का जो इकोसिस्टम या किसी भी परितंत्र, किसी भी इकोसिस्टम में जो फूड चेन जितनी क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। फूड चेन में जितने ही ये जो सॉरी इकोसिस्टम में फूड चेन जितना छोटा होता है, ठीक है, जितना छोटा होता है उतने ही ऊर्जा का क्या होता है, हाथ कम होगा, याद रखना। मतलब यदि फूड चेन लंबी है तो एनर्जी ज्यादा लॉस होगा, और यदि फूड चेन छोटा है तो कम लॉस होगा। लॉस कम है और बड़ा रहेगा तो ज्यादा होगा। ये पॉइंट आप याद रखना। आप ठीक, क्लियर टॉपिक। नेक्स्ट हम टॉपिक आपको एक दूसरा टॉपिक है हमारा, वो लेके चलता हूँ मैं आपको। दूसरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा कि जो पोषक चक्र पदार्थों का प्रवाह, न्यूट्रिएंट साइकिल फ्लो ऑफ सब्सटेंस, कि हम यहाँ पर देखेंगे कि जो भी पोषक तत्व होते हैं वो किस तरह से साइकिल फॉर्म में चलता है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि हमारी पृथ्वी पे बहुत सारे एलिमेंट तत्व पाए जाते हैं, और ये तत्व चाहे वो ठोस रूप में हो
लिक्विड सॉलिड फॉर्म में हो, ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं और कुछ जीवधारियों के काम आता है और कई बहुत सारे होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जनरली एक ही साइकिल दिया है, फूड कार्बन का साइकिल। ठीक है, लेकिन मैं आपको दो साइकिल बताऊंगा, एक कार्बन साइकिल और सेकंड है नाइट्रोजन साइकिल, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दो साइकिल में यहाँ पे डील करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो तत्वों का जो साइकिल है या पदार्थों का जो साइकिल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरली जो साइकिल्स होता है, पोषक चक्र पदार्थों का जो प्रवाह हो रहा है, इसको बायो जियो केमिकल साइकिल भी कहा जाता है। याद रखना, क्या बोलते हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें हिंदी में देखा जाए तो बायो का मतलब होता है, बायो का मतलब होता है जीवी। जीवी किसको बोलते हैं, जो जीव होते हैं, है ना, जिंदा होते हैं, जीवित होते हैं, और इसको जैव भी कहा जाता है, जैव। ठीक है, और जियो का मतलब होता है भू। ठीक है, और केमिकल का मतलब होता है रसायन या रासायनिक। ठीक है, और साइकिल का मतलब चक्र। तो क्या बोल सकते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, तो पदार्थों का जो प्रवाह होता है, फ्लो ऑफ सब्सटेंस जो होता है, वो इसी जैव भू रासायनिक चक्र के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके मन में ये सवाल होगा कि ये जैव भू रासायनिक चक्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो जनरली जो इकोसिस्टम, ये जो इकोसिस्टम है, ठीक है, इकोसिस्टम में जो इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स होता है, वो जैविक जो सिस्टम, जो बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या होते हैं, जब वो इंटर करते हैं और पुनः वो क्या हो जाते हैं, अजैविक जो अबायोटिक जो सिस्टम होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और फिर वो कुछ समय के लिए वो ठीक है, ये जो इकोसिस्टम में मैं बोला कि ये बायोटिक कंपोनेंट, फिर बायोटिक कंपोनेंट से कहाँ चले गए, अबायोटिक कंपोनेंट में चला गया, फिर इसके बाद ये कहाँ चला गया, डिकम्पोजर। ठीक है, तो अब घटक, तो ये प्रक्रिया एक चक्र के रूप में चलते रहता है। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है एक चक्र के रूप में चलता रहता है और इसीलिए इसको कहा जाता है बायो जियो केमिकल साइकिल कहा जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। तो दूसरा जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा कार्बन साइकिल। कार्बन चक्र कहते हैं। तो कार्बन चक्र की जो खोज है, यहाँ पर इस पर थोड़ा देख लेते हैं कि कार्बन चक्र जोसेफ फ्रिस्टली और एंटोनी लाविजियर ने किया था। और साथ में ये हम्फ्री डेवी ने भी, साथ में 3 वैज्ञानिक है जिन्होंने कार्बन चक्र की खोज किया था। ठीक है, और कार्बन चक्र की परिभाषा में लिखा है कि कार्बन चक्र, ये जो कार्बन में जनरली जो कार्बन है वो जैव रासायनिक चक्रों में से एक चक्र है जो पर्यावरण से क्या होता है, जीवित जीवों के लिए आवश्यक तत्वों और फिर वापस जीवों से पर्यावरण के प्रवाह का क्या करते हैं, जो वर्णन करते हैं, वही होता है कार्बन चक्र। मतलब वही हुए जो मैंने बोला आपको जी, बायोटिक और अबायोटिक। ठीक है, पहले बायोटिक में गया, फिर अबायोटिक में गया, और यही एक साइकिल के फॉर्म में क्या है, चलता है, इसीलिए इसको कार्बन चक्र कहा जाता है। और यहाँ जो बायो जियो केमिकल साइकिल है ना, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। तो जनरली जो कार्बन के रूप में एक्चुअली तो नहीं मिलता हमको, लेकिन ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमको कार्बन दिखाई देता है, क्योंकि कार्बन के ये जो कार्बन है, इस कार्बन के जितने भी ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होता है ना, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें एक कार्बन ही है जो मूल तत्व है। ठीक है। और यह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये जो CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में प्रकट होता है। और जो स्थल में पाए जाने वाले, भूमि में पाए जाने वाले जितने भी वनस्पति प्लांट्स होते हैं, बॉटनी होते हैं, वो सभी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा ही कार्बन का प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और आपको साथ ही ये जो वातावरणीय जो CO2 होते हैं, आपको मालूम होगा कि ये जो CO2 होता है ये वाटर H2O के साथ ये केमिकल रिएक्शन करके ये क्या बना लेते हैं, कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं, H2CO3। ठीक है। क्या बना लिए, कार्बोनिक एसिड का निर्माण कर लेते हैं। और यही जो यही आगे चलते क्या करते हैं, हाइड्रोजन और जो बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट के में क्या हो जाते हैं, ये आयन में टूट जाता है, प्लस आयन और माइनस आयन है ना, हाइड्रोजन प्लस आयन और कार्बोनेट माइनस आयन। ठीक है। ये आयनों में टूट जाते हैं और जल में जितने भी घुले हुए जो बाइकार्बोनेट आयन होता है, यही क्या होते हैं, पौधों के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ये किया जाता है। ठीक है। तो आगे इसको क्लियर समझते हैं। तो मैं अभी आपको जो बता रहा था वो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम फोटोसिंथेसिस से पास पहुंचे थे ना। तो मैं बात कर रहा था कि ये जल में घुले हुए जो बाइकार्बोनेट आयन का प्रयोग जलीय पौधों द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में किया जाता है। तो बात करें वातावरण या वाटर की बात किया जाए, तो इनमें कार्बन डाइऑक्साइड का निरंतर क्या होता है, आदान प्रदान होता रहता है। और अजैविक कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी होते हैं, वो हरे पौधे के द्वारा वो उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो वायुमंडल है, ठीक है, ये वायुमंडल है, ये है ना, ये क्या है, वायुमंडल है। ये वायुमंडल है। ठीक है। और इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। इस CO2 ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ये पौधे करेंगे। ठीक है। और पौधे CO2 ग्रहण करेंगे, फिर ये एनर्जी बनाएंगे, प्रोडक्शन, ये O2 बाहर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर जितने भी एनर्जी है वो यहाँ पर देखिए ये जंतुओं के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है। कुछ होते हैं जो पौधों में क्या हो जाते हैं, स्टोरेज हो जाते हैं कार्बन के फॉर्म में, और यही होता है बाद में जीवाश्म बन जाता है। फिर इसी जीवाश्म पेट्रोल के रूप में यहाँ पर क्या करते हैं, व्हीकल वाहनों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर दूसरा वाला देखते हैं कि ये जो जीव होते हैं वो खाते हैं, और मालूम है खाने के बाद जंतु में रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। इस रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में ये कार्बन का फिर से उत्सर्जन कर देता है और फिर ये वायुमंडल में चला जाता है ना। और सेकंड वाले पॉइंट में देखिए जो गाड़ी वाहन है, ये भी इससे धुआं निकलता है, देखेंगे धुआं निकलते हुए, है ना। तो ये भी यहाँ पर वायुमंडल में चला जाता है, जीवाश्म ईंधन। ठीक है। और देखिए अब यहाँ पर ये जो पेड़ पौधे का जो प्रोडक्शन होता है, कुछ फैक्ट्री में यूज किया जाता है, और फैक्ट्री में धुआं के रूप में वो भी बाहर चला जाता है। तो देख सकते कि एक
साइकिल है ना, इस चैन, क्योंकि पहले देख सकते, एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया है इनमें जनरली कार्बन चक्र या जो भी भू रासायनिक जैव भू रासायनिक जो चक्र है हम इसको बोल सकते हैं कि एक्सचेंज हो रहा है, मतलब गैसों का विनिमय होने वाला प्रक्रिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि पहले ये ग्रहण कर रहा है ना, फिर वो छोड़ दिया जा रहा है, फिर वही आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, गैसों का एक्सचेंज हो रहा है इस प्रक्रिया में। ठीक, क्लियर पॉइंट ना। आप यहाँ पर एक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, आप इसको मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कार्बन चक्र यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यहाँ पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं सनलाइट जो सूर्य है, ये जो सूर्य है, ठीक है, सनलाइट, ये जो सनलाइट है सूर्य, ठीक है, ये जो प्लांट है, पौधे हैं, ये पौधे क्या हुआ, इसका प्रकाश लिया और वायुमंडल से, ये वायुमंडल है ना, एटमॉस्फेयर से क्या लिया, CO2 को ग्रहण किया इन प्लांट ने। और ये भूमि है, सॉइल भूमि से क्या लिया इन्होंने, वाटर लिया ये प्लांट, और प्लांट में ऑलरेडी यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट है, पिगमेंट, ठीक है, ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट है। अब इन्होंने प्रक्रिया किया फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया और इस ऑक्सीजन को इन्होंने क्या किया, वायुमंडल में छोड़ दिया। तो ये है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, है ना। और अब देखिए, अब ये जो जीवों के द्वारा ये ग्रहण कर रहा है, मैंने बोला है ना, तो जीवों के द्वारा जब ग्रहण कर रहा है तो ये एनर्जी यहाँ पर देखिए, तो ये ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक फॉर्म है, और ये वाटर है। रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है ना, ये ऑक्सीजन इन्होंने सांस के माध्यम से ग्रहण किए वायुमंडल से। अब इसका क्या कर लिया इन्होंने, ब्रेक डाउन कर दिया। अब ब्रेक डाउन कर लिया, यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर और एनर्जी, इस एनर्जी से उसको एनर्जी, ऊर्जा मिलता है, कार्य करने की क्षमता होती है उनमें, और ये CO2 को फिर वायुमंडल में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रक्रिया है ये क्या होती है, चलती जाती है। तो यहाँ पर जो कार्बन चक्र है जनरली दो भाग में है, ठीक है, कार्बन चक्र दो भागों में हो रहा है। एक होता है बायोलॉजिकल सोर्स के रूप में, ये बायोलॉजिकल सोर्स है जो मैं अभी ये जो बता रहा हूँ, ये बायोलॉजिकल सोर्स है ये, ठीक है। और जो अबायोलॉजिकल जो सोर्स है वो जनरली जीवाश्म ईंधन वगैरह है, पेट्रोल वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो साइकिल है ये भी एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, और इसमें नाइट्रोजन को क्या करते हैं, जो D80 फॉर्म में जो ये एटमॉस्फेरिक जो मॉलिक्यूल होता है, एटमॉस्फेयर में ये क्या होता है, N2 होता है तो N2 के रूप में क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होता है ये कुछ स्टेप्स है, 5 स्टेप्स में चलता है। तो जो पहला जो स्टेप होता है वो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण, ये जो पहला जो प्रक्रिया है, ठीक है, तो इसमें जैविक और जो अजैविक रूप से नाइट्रोजन का जो उपयोग होता है, एक तरह से रूपांतरण बोल सकते हैं, ट्रांसफर बोल सकते हैं, कि इसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो होता है, इसमें बहुत सारे माइक्रोब होता है, सूक्ष्म जीव वगैरह होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में चली अमोनिया का में चेंज होता है। कैसे कि वायुमंडल है, ये वायुमंडल है,
इस वायुमंडल में ये 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ये नाइट्रोजन क्या होगा, पानी के माध्यम से, पानी वर्षा होती है तो पानी के माध्यम से ये क्या होता है या नीचे आएगा, पृथ्वी पे आएगा। तो जब पृथ्वी पे आता है तो ये पानी में H2O है, पानी है ना। तो ये H2 और साथ में ये जो क्या है, नाइट्रोजन जो ऊपर से आ रहा है ना, ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं, अमोनियम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये जो प्रक्रिया होती है मिट्टी में होती है, सॉइल में। और सॉइल में यहाँ पर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट लेते हैं, सूक्ष्म जीव। ठीक है, आप इसको इस पर एक डायग्राम है आप लोगों के लिए, एक और डायग्राम आप इस डायग्राम में स्पष्ट समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्लांट्स में, ये प्लांट्स, ये वायुमंडल, वर्षा जब होती है ना, तो वर्षा होती है तो क्या होता है, मिट्टी पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। तो मिट्टी पे आके जब इकट्ठे होते हैं सॉइल में, तो ये मिट्टी में आके, ठीक है, और इस मिट्टी से ये जानवरों में, जानवर इसको खाते हैं, तो ये रैबिट में चले गए, है ना। तो ये क्या हुआ, मिट्टी में जब ये आता है ना, तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो डिकम्पोजर फार्म में होते हैं। फिर डिकम्पोजर फार्म से क्या हो जाते हैं, ये अमोनिया NH4 में हुआ, अमोनियम में। फिर बाद में ये क्या हो जाता है, यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इस बैक्टीरिया के माध्यम से ये क्या हो जाते हैं, NO2 के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, और फिर बाद में यही NO3 के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर फिर और यही फिर क्या हो जाते हैं, दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, प्रोटीन वसा वगैरह निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को एसाइलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला जो नाइट्रोजन साइकिल है वो अमोनियम वाला है। ठीक है, दूसरा नाइट्रिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, और एसाइलेशन हो रहा है। यहाँ पर अमोनिफिकेशन होता है। अमोनिफिकेशन में क्या होता है, इस अमोनियम से टूट जाता है, और यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया जो सॉइल से हो रहा है, ये तो यहाँ पर हो ही गया है ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसमें क्या हो जाता है, ये लास्ट में फिर से ये NH3 अमोनिया के रूप में टूट जाता है, और ये फिर से बाद में क्या हो जाता है, यहाँ पर डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा ये फिर से NO2 में फिर से कन्वर्ट हो जाता है, और NO2 में कन्वर्ट होने के बाद ये फिर से कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में फिर से वापस चला जाता है। तो ये इस तरह से क्या होता है, ये साइकिल के फॉर्म में चलते रहता है। इस टॉपिक का हमारा लास्ट टॉपिक है, सॉरी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा। देखिए हमारा टॉपिक है ह्यूमन इंटरवेंशन ऑफ इकोसिस्टम की पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्य का हस्तक्षेप किस तरह से होता है। तो देखिए प्रदूषण मालूम है, बहुत सारे जो प्रदूषण होता है वो ह्यूमन के माध्यम से होते हैं, चाहे वो जल प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो या भूमि का प्रदूषण हो या, ठीक है, ये जितने भी प्रक्रिया है वातावरण में जो भी, पर्यावरण में जो भी प्रदूषण हो रहा है ना, तो इसके मदद से हमारा जो इकोसिस्टम क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। बहुत सारे यूजेज एंटीसाइड से यूज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए फसल का उत्पादन करना है, खेतों में धान फसल का उत्पादन करना है, तो वहाँ पे बहुत सारे खरपतवार वगैरह पाए जाते हैं, तो उसको मारने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे दवाइयों का यूज करते हैं, है ना। और बहुत सारे जो कूड़ा कचरा होते हैं, कूड़ा कचरा के माध्यम से इकोसिस्टम खराब होता है। वाहन का प्रयोग करते हैं तो उससे बहुत सारे गैसेस निकलते हैं, उससे खराब होते हैं।
और नए बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज है, और इंडस्ट्री क्या करते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे रोधक नहीं लगाए जाते। और साथ में आप जानते हैं कि धूम्रपान वगैरह करने से भी क्या होता है, हमारा जो इकोसिस्टम खराब हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप ये थोड़ा देख लेना कि मनुष्य के हस्तक्षेप इस इकोसिस्टम में किस तरह से होता है। ठीक है, थैंक यू।